हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 36 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 36वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 36वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 36वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोल्व करेंगे कैसे। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 702, 702 के बाद में दिया गया है 700, 700 के बाद में दिया गया है 696, 696 के बाद में दिया गया है 690, 690 के बाद में दिया गया है 682 और 682 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार हम इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 702, 702 से बन रहा है 700। तो 702 से 700 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 702 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 700। फिर देखिए 700 से कितना बन रहा है 696। तो 700 से 696 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 700 में से क्या कर दें -4 कर दें तो 700 में से -4 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 696। फिर देखिए 696 से कितना बन रहा है 690। तो 696 से 690 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 696 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 690। फिर देखिए 690 से कितना बन रहा है 682। तो 690 से 682 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 690 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 682। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 682 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है -2, उसके बाद में हुआ है -4, उसके बाद में हुआ है -6, उसके बाद में हुआ है -8। यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि पहले -2 फिर -4 फिर -6 फिर -8 है। तो यहाँ पर 2-2 का गैप है इनके अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए 8 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -10। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 682 में से क्या कर दे
10 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 682 में से क्या कर देंगे, -10 कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 672, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 672। अब हमें देखना है कि संख्या 672 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 672 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से CD का संबंध है GA के साथ में, उसी प्रकार से PQ का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, जो सी है, सी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर है। सी के बाद में है डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए, आगे क्या है, जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। जी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, आगे दिया गया है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। पी के बाद में है क्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर है, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको केवल देखना है संख्या को, तभी आप फटाफट से सोल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर दिया गया है सी से बन रहा है जी, यानी कि 3 से बन रहा है 7। 3 से 7 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। फिर यहां पर देखिए डी से बन रहा है ए, तो मेरे भाई डी से ए कैसे बनेगा, यानी कि 4 से बन रहा है 1, तो 4 से 1 बनेगा कैसे, यदि हम 4 में से क्या कर दें, -3 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 1। यानी कि मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, सी से जी बनाने के लिए सी के अंदर +4 किया गया है, और डी से ए बनाने के लिए क्या किया गया है, -3 किया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहां पर और हम पता करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर
आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पी से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले लेटर के अंदर क्या किया गया था, +4 है। तो मेरे भाई पी आता है कितने नंबर पर, 16 के अंदर है, यानी कि पी आता है 16 नंबर पर है। 16 के अंदर +4 कर देंगे तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20। और मेरे भाई 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो यहां पर हम भरेंगे पहला लेटर है टी। उसी प्रकार से पी के बाद में क्या है, क्यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्यू से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए डी से ए बनाने के लिए क्या किया गया था, डी में से -3 किया गया था। उसी प्रकार से हम क्यू में से क्या कर देंगे, हम -3 कर देंगे। क्यू आता है 17 नंबर पर है, 17 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 14। और 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एन, तो यहां पर हम भर देंगे एन, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे टी और एन। अब हमें देखना है कि टी और एन यानी कि ये दोनों अल्फाबेट लेटर हमें किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो आंसर है टी और एन, ये दोनों अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जो भी आकृति दी जाए उस आकृति के अंदर आपको देखना है सिंगल फलक वाले त्रिभुज। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ये है पहला त्रिभुज, ये है दूसरा त्रिभुज, ये है तीसरा त्रिभुज, ये है चौथा त्रिभुज, ये हो जाएगा पांचवा त्रिभुज, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा छठा त्रिभुज और मेरे भाई ये हो जाएगा सातवां त्रिभुज। यानी कि सिंगल फलक के कितने त्रिभुज हैं, 7 हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए एक बड़ा वाला सिंगल फलक का त्रिभुज बनेगा ये वाला, यहां से ध्यान से देखिए ये वाला एक सिंगल फलक का त्रिभुज बनेगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से इसके जस्ट नीचे देखिए एक सिंगल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा यहां से यहां तक ये वाला, ठीक है मेरे भाई। कितने हो गए, 1 और 1 2, यानी कि यहां पर हम प्लस कर देंगे 2। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे भाई। इसी प्रकार से देखिए एक सिंगल फलक वाला ये वाला बड़ा त्रिभुज बन जाएगा यहां से यहां तक, बोलो बना है, तो हाँ सर बिल्कुल बना है। इसी प्रकार से जस्ट इसके सामने देखिए एक बड़ा वाला सिंगल फलक का त्रिभुज बन जाएगा यहां से यहां तक, ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। अब मेरे भाई इन सभी के बाद में हम क्या करेंगे, यानी कि सिंगल फलक के त्रिभुज काउंट करने के बाद में हम काउंट करेंगे डबल फलक वाले त्रिभुज। यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, यानी कि 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 4 नंबर त्रिभुज और 5 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए 6 नंबर त्रिभुज और 5 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां तक हो गई डबल फलक वाले त्रिभुज। अब हम यहां पर देखेंगे ट्रिपल फलक वाले त्रिभुज। मेरे भाई ध्यान से देखिए इस आकृति के अंदर ट्रिपल फलक वाला केवल एक त्रिभुज है, यानी कि 4 नंबर त्रिभुज, 5 नंबर त्रिभुज और 6 नंबर त्रिभुज। यदि हम तीनों त्रिभुजों को एक साथ मिला देंगे तो यहां पर ये ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि यहां पर हम क्या कर देंगे, +1
और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तब हम यहां पर क्या करेंगे, इस कंप्लीट संख्या को काउंट कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 15 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप सही में ही इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको इस तरह की आकृति दी जाए, मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। अब यहां पर देखिए इस टाइप की आकृति हमें देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में। कैसी? यानी कि ये वाली आकृति हमें देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में कि कितनी हमें दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में हमें इस तरह की केवल एक आकृति दिखाई दे रही है। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप की आकृति ये बन रही है। बोलो बन रही है। और मैंने आपको बताया कि ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8 होते हैं। तो इस बड़ी वाली में एक आकृति बन रही है तो यहां पर हो जाएंगे कितने त्रिभुज? 8। ठीक है, आपको सिंगल डबल ट्रिपल त्रिभुज काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इतना हो गया। यानी कि इस बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? 8 है। अब हम देखेंगे सिंगल फलक वाले त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देख लीजिए, यहां पर हो जाएगा 1 नंबर त्रिभुज ये, 2 नंबर त्रिभुज ये, 3 नंबर त्रिभुज ये, 4 नंबर त्रिभुज ये, 5 नंबर त्रिभुज ये, 6 नंबर त्रिभुज ये, 7 नंबर त्रिभुज ये और मेरे भाई 8 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये और 9 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। यानी कि सिंगल फलक के कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। तो यहां पर देखिए 8 के अंदर हम क्या कर देंगे? +9 कर देंगे। यानी कि इस आकृति में टोटल ये त्रिभुज हैं। यानी कि 8 और 9 को हम काउंट करेंगे तो 8 और 9 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि मेरे भाई हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर हमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं? 17 त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमें देखना है किसी ऑप्शन में 17 है। तो आंसर 17 में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो यहां पर चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा जो मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इससे भी बेहतर क्वेश्चनों से तैयार किया गया है। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जल्दी से एक काम कीजिए,
इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए, मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 534 है, 534 के बाद में 543 है, 543 के बाद में 559 है, 559 के बाद में 584, 584 के बाद में 620 है और 620 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस टाइप से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 534 है, 534 के जस्ट आगे दिया गया है 543 है। तो 534 से 543 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 534 के अंदर क्या कर दे प्लस 9 कर दें तो 534 और 9 मिलकर बन जाएगा 543। फिर देखिए 543 के आगे दिया गया है 559 है। तो 543 से 559 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 543 के अंदर क्या कर दें प्लस 16 कर दें तो 543 और 16 मिलकर बन जाएगा 559। फिर देखिए 559 के जस्ट आगे दिया गया है 584। तो 559 से 584 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 559 के अंदर क्या कर दें प्लस 25 कर दें तो 559 और 25 मिलकर बन जाएगा 584। फिर देखिए 584 के जस्ट आगे दिया गया है 620। तो 584 से 620 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 584 के अंदर क्या कर दे प्लस 36 कर दें तो 584 और 36 मिलकर बन जाएगा 620। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 620 के आगे कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है +9, उसके बाद में हुआ है +16, उसके बाद में हुआ है +25, उसके बाद में हुआ है +36, यानी कि सभी में क्या हुआ है प्लस हुआ है। तो मेरे भाई आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है 9। तो मेरे भाई 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या है 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। 16 के बाद में क्या है 25 है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। 25 के बाद में क्या है 36 है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि यहाँ पर 36 के बाद में संख्या प्लस होगी 49 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 620 के अंदर क्या कर दे प्लस 49 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 620 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 49 कर देंगे तो 620 और 49 मिलकर बन जाएगा 669। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 669। अब हमें देखना है कि संख्या 669 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 669 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है
कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी है तापी नदी के किनारे और ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है सूरत में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी,
यानी कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ है कोयला। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि इन सभी क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी है गोंड जनजाति, ऑप्शन सी है संथाल जनजाति और ऑप्शन डी है थारू जनजाति। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रबड़ उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी है गन्ना उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी है गरम मसालों के उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है चावल उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि केरल राज्य विश्व भर में गरम मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि वैदिक काल के लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर है, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर है, ऑप्शन सी है अकबर के सिक्कों पर है और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।